डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक अच्छे खासे गैप के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस यूजीसी नेट की, जिसमें आपको पता है यदि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2011 दिसंबर जब से ये शुरू हुई थी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, तब से लेकर के 6 साइकिल लगभग 2013 तक का यदि हम कवर करें, हर साल 2 पेपर होते हैं, आपको पता है 2 साइकिल। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो सबसे लेटेस्ट जो 5 साइकिल थे 2020 अक्टूबर से लेके पीछे 5 साइकिल उसको कवर किया था, और पार्ट 3 एंड पॉसिबली पार्ट 4 में हम लोग सारे ही यूजीसी नेट के पिछले सारे 26 साइकिल क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। इसमें हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप दूसरी बार आप विजिट कर रहे हैं। आपने यदि पहला नहीं देखा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि अभी जो लेटेस्ट यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आप देख सकते हैं कि जब शुरू हुआ था एमसीक्यू तो उस समय में यूजीसी नेट कैसा क्वेश्चन पूछता था, उससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये सिलेबस है, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि इसमें डिसप्रपोर्शनेटली क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा। जितने क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप देखेंगे इसमें करीब 50% क्वेश्चन केवल इतने दूर से हैं, और बाकी बहुत ही कम क्वेश्चन है। इलीट थ्योरी फिर काफी क्वेश्चन इससे रहते हैं। यहाँ पे इलीट थ्योरी है, रूलिंग क्लास, पावर, इलीट एंड दिस, इससे भी करीब आपको 20% क्वेश्चन मिलेंगे। तो 70% क्वेश्चन एलिट थ्योरी और जो डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन है, और उसके अगेंस्ट में जो डिपेंडेंसी थ्योरी आई है। तो लेकिन जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, सॉरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो थीम है और जो इलीट थ्योरी है, इससे डिसप्रपोर्शनेटली काफी ज्यादा क्वेश्चन शुरू में पूछे गए हैं। ये आपको एक ध्यान रखने की बात है आपके तैयारी के लिए। दिसंबर 2011 से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर का। और ये आपको पता होगा यदि नहीं कि इसी साल से या इसी साइकिल से यूजीसी नेट जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में लेना स्टार्ट हुआ था। उसके पहले ये ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर। फर्स्ट डिस्क्लेमर ये है कि क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैंने ऑफिशियल आंसर गाइड से देखा है। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस इतने वेग हैं, आंसर कुछ डाउटफुल लगता है, वहां मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, आप उस पर और रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर है वो मैं जस्ट आपको बता दूंगा। सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि मैं काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो वीडियो लंबा होता है। तो मुझे अलाउ कीजिए कि जहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको बहुत तेजी से हम आगे बढ़ जाए, समय बचाएं। तीसरा ये है कि मैं काफी कुछ बोलता हूं, तो बोलने के क्रम में मैंने फील किया है कि कई बार जो है वो टिक गलत लग जाती है, जैसे डी में लग गई सी के बदले। तो आप, मैं क्या बोल रहा हूं उस पे सुनिए। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट अभी भी ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कि मैं किस पे टिक मारता हूं। तो यदि केवल आपको आंसर देखना है तो आप ऑफिशियल आंसर नेट पे अवेलेबल है, उसके लिए वीडियो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो इसलिए मुझे लगता है देखना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू। ओके, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2011 दिसंबर का है, वह क्वेश्चन नंबर भी इंडिकेटेड है, तो आप ऑफिशियल आंसर चेक भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो पहले ये समझिए ये क्या है, ये मामला है क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब वर्ल्ड दो खेमे में बट गया था, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, तो यूएसए जो है वो एक हेजमन जैसा उभर रहा था। उसको ये डर थी कि ये डेवलपिंग नेशन जो है, जो अंडर डेवलप्ड है, इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, जो अभी जस्ट कोलोनाइजेशन से आजाद हुए, वो कहीं कम्युनिस्ट खेमे में ना चले जाएं। इसके लिए एक बहुत सारा काम किया गया। उसमें एक था थ्योरेटिकल काम, कि एक थ्योरी बनाई गई जिसको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोलते हैं या पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। उस पे एलमंड जो है, गैब्रियल एलमंड, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। वो चेयरपर्सन थे कमिटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, और उनके सारे जो शिष्य थे, लूसियन पाई, ऑर्गेन्स्की, रोस्टॉव, रोस्टॉव तो थोड़ा पहले आ गए थे, लेकिन हटिंगटन एंड मेनी अदर, वेनर,
मैरियन वेनर, सभी जो है वो उन्होंने, जेम्स कॉलेमैन, सब ने उनके मतलब गैब्रियल एलमंड ने जो एक बना था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का थीम, उस पे उन्होंने रिसर्च किया, थ्योरी बनाई। ये जो जितने पॉलिटी, और ये सब जो हुआ था 1960s में हुआ था, 50s और 60s में, इन सभी जो थ्योरीज थे, जिसको कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कह सकते हैं, उनका थीम एक ही था। थीम क्या था कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है, एक उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप कर लिया है, और उसके चलते उनकी इकोनॉमी भी जो है वो डेवलप हो चुकी है। उनका सोशल स्ट्रक्चर जो है या सोशल सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है। वो जो तरीके, जिस तरीके से उन्होंने इसको मॉडर्नाइज या डेवलप किया, वो तरीका सेम फिक्स होगा, जिसके थ्रू की डेवलपिंग नेशन जो है उसी रास्ते को पकड़ करके वहीं पहुंच जाएंगे जहां यूएसए और वेस्टर्न नेशन पहुंच चुके हैं कुछ 100 साल पहले या कुछ दशक पहले। ये बेसिकली उनका थीम था। और एक ओवर आर्किंग जो उनका ये था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मायने क्या होता है, कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कैपेसिटी ऐसी हो जाए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जिससे कि वो वहाँ के लोगों को सब सुविधा मुहैया करा सकें, वहाँ का पॉलिटिकल इकोनॉमी को मैनेज कर सकें, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर सकें, जो जो सोशल समाज में जो सोशल इश्यूज हैं उसको टैकल कर सकें। तो कैपेसिटी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा उनका ये था कि जो जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था, वो इक्वलिटी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि रूल ऑफ लॉ हो, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, लिबरल डेमोक्रेसी जैसी। तो इसलिए उसमें वो इक्वलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होनी चाहिए। और तीसरा जो है ये कहना था कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मतलब क्योंकि ये कहाँ से निकल के आती है, ये चूंकि गैब्रियल एलमंड से शुरू हुई थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जनक थे। तो उनका ये कहना था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें एक जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है, तो वो एक ही फंक्शन करती है। ऐसा नहीं तो फंक्शनल ओवरलैप नहीं होता कि एक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन कर रही है, या एक ही फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन कर रही है। तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो ये तीन चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप बना देती है। और यदि ऐसा होता है तो लोग कहना था कि इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी, और वो समाज जो है मॉडर्नाइज हो जाएगा, और वो समाज डेवलप हो जाएगा। तो उसी रास्ते पे ये डेवलपिंग नेशन को ले जाने के लिए ये सारी थ्योरी बनी थी, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट था कि कैसे जो है ये पुअर नेशन जो है अमेरिका इंग्लैंड जैसे ही डेवलप हो जाएंगे। तो ये कैपेसिटी, इक्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन, फ्रेटर्निटी को आप काट दीजिए, ये तीन को जो है डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा गया। लुसियन पाई ने भी यही कहा कि ये 3 डायमेंशन है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। गैब्रियल एलमंड ने भी यही कहा था, गैब्रियल एलमंड ने आर्टिकल भी लिखा था, डेवलपमेंट सिंड्रोम। और लुसियन पाई की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है वो भी यही थी, कैपेसिटी, इक्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन। मैंने बताया कि इसका मीनिंग क्या है आपको। और लुसियन पाई एक तरह से जो है स्टूडेंट जैसे थे गैब्रियल एलमंड के इस विधा में, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात है, वो कल्चर पे ज्यादा जो है एक्ट करते थे। डिफरेंट कल्चर में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है, लुसियन पाई जो एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। और वो चाइना और इंडिया और जो अदर जो डेवलपिंग नेशन, खास के वो चाइना एक्सपर्ट माने जाते हैं लुसियन पाई। तो ये क्वेश्चन पे मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे थीम में आप देखेंगे कि ये भरा हुआ मिलेगा आपको। तो ये एक गुड पॉइंट है शुरू करने के लिए। एक बार रिकैपिचुलेट कर लीजिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है गैब्रियल आलमंड के अनुसार भी और लुसियन पाई ने भी उसको आगे बढ़ाया। 3 कैरेक्टरिस्टिक मेजर है, वो है कैपेसिटी पॉलिटिकल सिस्टम के, इंस्टीट्यूशन की, इक्वलिटी मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर और जो पॉलिटिकल व्यवस्था हो वो इक्वलिटी पे बेस्ड हो। और थर्ड कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिस पे देखें तो डिफरेंशिएशन हो, जिसको रिक्स बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी उस टाइप की हो। तो नॉट में आपको जो है फैटर्निटी को आप काट दीजिएगा। द फोरमोस्ट पाइनियर ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब देखिए इसके अगेंस्ट में ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी, कम से कम 1 दर्जन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपको पढ़ लेनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी निकल करके 70s में आई। और डिपेंडेंसी थ्योरी का ये कहना था कि ये सब बकवास है, कि हम एक पर्टिकुलर रास्ते को पकड़ के और डेवलप बन जाएंगे। ये तो जो डेवलप्ड नेशन है उनका एक ट्रैप है। डेवलप हम अंडर डेवलप्ड हैं ही इसलिए क्योंकि हम डेवलप्ड नेशन के पेरिफेरी के जैसा एक्ट करते हैं। वो कोर हैं, हम पेरिफेरी हैं। वो मेन है, हम जो है
बाहर हैं, वो सूरज कैसा है, मतलब या वो प्लैनेट जैसे हैं तो हम उनके सैटेलाइट हैं। तो उनके साथ जब तक हम चिपके रहेंगे तब तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, हमारा रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाएंगे, चीप लेबर यहाँ यूज करेंगे, जो कैपिटल है वहां से इन्फ्यूज करेंगे और यहाँ से हमारा रिसोर्सेज को बाहर ले जाएंगे, हमारे ही रॉ मटेरियल को बाहर ले आकर के उसको मैन्युफैक्चर करके हमको ह्यूज कॉस्ट पे बेचेंगे। तो इस जो अनइक्वल एक्सचेंज आप कह सकते हैं, या वर्ल्ड लेवल पे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को जो देख रहे थे, ये सब डिपेंडेंसी थ्योरी थे। डिपेंडेंसी थ्योरी में जो एक सब थ्योरी जो है, या एक उसके अंदर की थ्योरी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया था, ये आपको याद रखना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये जो डेवलप्ड नेशन है वो कोर है, और जो डेवलपिंग नेशन है वो पेरीफेरी है। तो कोर पेरीफेरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इमैनुअल वॉलस्टीन। द आइडियल टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज, कौन बोलेगा इसको, यदि आप थोड़े बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आइडियल टाइप जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द, ये सब बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक मीडियम क्वेश्चन है, उसके आगे बहुत आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अप्रोचेज इमर्ज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसे देखने में आपको लगेगा कि बड़ा टफ है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है। व्हाई? क्योंकि जब आप देखेंगे अप्रोचेज, तो फिलोसफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं उसको। फिलोसफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच से पहले कोई हो सकता है क्या? प्लेटो के जमाने की बात है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इससे पुराना तो है नहीं। अब 3 से शुरू होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपको ये जानना ही नहीं है कि बाकी कैसे अरेंज्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन इजी हो जाता है और आप इसको सीधा टिक मार सकते हैं। यहाँ पे पॉल स्वीजी का नाम आया है, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है। पॉल स्वीजी जो है, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ क्या हुआ? 1950 के आगे। तो 1950 के आगे एक बहुत बड़े ये मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते थे। इन्होंने एक बुक लिखा था, मोनोपोली कैपिटल, आगे इसका जिक्र भी आता है, इस पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग जून 2012 के पेपर 2 पे। यहां से ना पेपर 2 और पेपर 3 हो गया था। पेपर 2 50 क्वेश्चन और पेपर 3 75 क्वेश्चन होते थे। अब जून 2012 में देखिए कैसा है, क्वेश्चन प्रोग्रेसिवली जो है वो कठिन होता जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो कि गैब्रियल अल्मंड ने दिया था, बना लिया था सिस्टम थ्योरी से, उन्होंने लिया ईस्टर्न के, एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ, ये जो डेवलप उन्होंने किया था अल्मंड, मैंने अभी आपको बताया कि ये डेवलपिंग नेशन के डेवलपमेंट के इशू को स्टडी करने के लिए बनाया था एल्मंड ने, क्योंकि वो तो डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक जैसे थे गैब्रियल एल्मंड, तो इसलिए ये डेवलपिंग नेशन के, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन कंट्री को स्टडी करने के लिए एज ए मेथड जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गैब्रियल एल्मंड ने डिवाइस किया था। Who among the following first developed the concept of general system theory? ये एक बहुत ही घिसा पिटा, ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है। जनरल सिस्टम थ्योरी जो है वो बेसिकली लुडविग वॉन बार्टलफाई ने, जो ये ऑस्ट्रियन है इसलिए इनका नेम ऐसा है, इन्होंने एक सिस्टम थ्योरी दिया था। बायोलॉजी से बेसिकली ये निकला है सिस्टम थ्योरी से कि हम लोग का बॉडी एक सिस्टम है। सिस्टम किसी भी ऐसे एक होल को कहते हैं जिसके अंदर में जो पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एनर्जी एंड मैटर, और ये सब जो पार्ट मिल करके, ये सब पार्ट हैं P1 P2, ये मिल के एक होल बनाते हैं, और होल जो है वो पार्ट से बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में हाथ पैर सबको जोड़ दीजिए तो बॉडी बन जाएगा। बॉडी इज मच मोर देन द कंपोनेंट पार्ट। और हर सिस्टम जो है एक इनपुट, मतलब कुछ इनपुट्स लेता है अपने इन्वायरमेंट से, उसको प्रोसेस करता है और करके उसको आउटपुट जो है थ्रो करता है। पॉलिटिकल सिस्टम को भी हम एक सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी है, सिविल सोसाइटी भी उसके अंदर आ सकते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी आ सकते हैं, एंड सब इंटरेक्ट आपस में करते हैं और उसके वो जो बनती है वो एक होल पॉलिटिकल सिस्टम बनती है। इस तरह से हम जनरल सिस्टम थ्योरी को पॉलिटिकल सिस्टम में ले आते हैं, जो डेविड ईस्टर्न ने किया। तो ये लुडविग वॉन बार्टलफाई, आसान है। अब यहाँ गैब्रियल अल्मंड के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार दो बार। गैब्रियल अल्मंड जो है वो ही डेवलप्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ही वाज चेयरमैन कमिटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यूएसए के वो चेयरमैन थे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आपसा के, समझ सकते हैं कितने पावरफुल होंगे ये यूएस में। उनका
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, इन सब पे उन्होंने काम किया है। उनकी जो बुक है जरूर याद रखिए, सिविक कल्चर, जो उन्होंने सिडनी बर्वा के साथ लिखा था, 5 कंट्री का अध्ययन करके उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को 3 पार्ट में बांटा था, आपको याद है, पैरोकियल एंड सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। देन उन्होंने बुक लिखा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, जो एक महान ग्रंथ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। ये उन्होंने बिंघम पॉवल के साथ लिखा था, जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी अप्रोच डेवलप किया पॉवल के साथ। एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरिया उन्होंने 1960 में लिखा, जिसमें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को उन्होंने यूज किया, जिसमें उन्होंने वही दिया, इक्वलिटी, डिफरेंशिएशन और कैपेसिटी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल डेवलपमेंट 10 साल बाद उन्होंने लिखा 1970 में। सी राइट मिल का नाम याद आते ही ये भी क्वेश्चन देखिए पहले। 11, सी राइट मिल द पावर इलीट इज ए स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ विच कंट्री। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, उसमें तो सी राइट मिल जो है यूएसए के थे, तो इनका जो स्टडी है यूएसए पे ही बेस्ड है। थोड़ा बहुत भी यदि आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनके बारे में जान लीजिए कि इनका जो सी राइट मिल ने जो पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया था वो है क्या। इट वाज ए नेक्सस, मतलब एक तरह का घालमेल कह लीजिए, बुरे सेंस में घालमेल था, नेक्सस था। मिलिट्री, कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल क्लास, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ये पावर इलीट बनते हैं। मिलिट्री एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था यूएस में उस समय में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में नेक्सस किसका माना जाता है? मिलिट्री के बदले यहाँ पे जो है आप ब्यूरोक्रेट लिख लीजिए। तो ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल क्लास का नेक्सस को आप यहाँ पावर इलीट कह सकते हैं। यहाँ मिलिट्री का वैसा नहीं है, यूएस में मिलिट्री को आप रख लीजिए। एंड हाउ ऑर्डिनरी सिटीजन इज ए रिलेटिवली पावरलेस सब्जेक्ट और ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द पावर इलीट। इनका कहना था कि एक जब पावर इलीट कब्जा जमा लेते हैं तो उसके बाद क्या है, मासे जो है बस मूक दर्शक रहते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, आप कहने को वो ट्रम्प का राज है, कहने को वो बाइडेन का है, लेकिन एक्चुअल पावर जो है पावर इलीट के पास है, ये इनका कहना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ इंग्लैंड। अब ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट बन जाता है कि इतना डीप पूछना, लेकिन यदि आपको ये याद रहे आगे के लिए कि क्राइसिस जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थी वो लूसियन पाई ने दिया था। वही लूसियन पाई जिन्होंने कि कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे स्टडी किया था, वही लूसियन पाई जो चाइना के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिन्होंने बुक भी लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये बहुत फेमस बुक है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एक बड़े महान थ्योरीज जो हैं लूसियन पाई माने जाते हैं। उन्होंने भी वही चीज कहा था, डेवलपमेंट सिंड्रोम, मतलब कैपेसिटी, इक्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन, 3 डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन्होंने 6 क्राइसिस भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बताए आफ्टर स्टडिंग इंग्लैंड, की आइडेंटिटी है, लेजिटिमेसी है, पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है 6 एक तरह का, इसको ओवरकम करना होगा तब जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। Which one of the following pair is not correctly matched? अब यहाँ पे देखिए फिर ये इलीट्स की बात आ जाती है। इलीट थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको इलीट के थ्योरी के दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सी राइट मिल, यदि अभी हम लोग जस्ट पढ़ा तो उस पे पावर इलीट तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ये पूछा है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। बॉटमोर आप हो सकता है आप नहीं जानते हो। पैरेटो जो है वो रूलिंग क्लास यहाँ पे लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि पैरेटो के साथ आप देखें तो इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट की बात की है, विल्फ्रेड पैरेटो। हिस्ट्री ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट है, ये इन्होंने कहा है, लेकिन रूलिंग क्लास इन्होंने नहीं कहा है। ओर्टेगा गैसेट जो है वो रिवोल्ट ऑफ द मासेज यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने ओर्टेगा जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ मासेज लिखा है, माइनॉरिटी एंड मासेज। माइनॉरिटी मतलब कि इनके अनुसार से वो इलीट हो गया और मासेज जो मूक दर्शक बने रहते हैं, तो इसको आप ये कह सकते हैं। तो इसमें से नॉट यदि आप देखें तो आपको मिलेगा, कौन सा मिलता है, वो है पैरेटो द रूलिंग क्लास। अब रूलिंग क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये दिया है मोज्का ने, गैचोनो मोज्का, ये भी इटली के हैं रूलिंग क्लास। ये भी इलीट थ्योरी, ये सारे इलीट थ्योरी हैं। मोज्का, पैरेटो, राइट मिल्स, रॉबर्ट माइकल जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया, एंड ओर्टेगा गैसेट
जिन्होंने थ्योरी ऑफ मैसेज दिया। ये सारे आपको पांचों को याद रखना चाहिए, इन्होंने क्या क्या लिखा है उनके बुक को भी याद रखना चाहिए। अगेन देखिए क्वेश्चन माइकल के आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची पे है। माइकल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ, ये मतलब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जहां आपको पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के स्टडी करके ये थ्योरी निकाला। तो जब भी आप किसी थ्योरी पे बात करते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि उस थ्योरिटिशियन ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किस कंट्री या किन कंट्रीज को अध्ययन करके वो थ्योरी निकाला था। जैसे कि आलमंड एंड वर्बा ने जो सिविक कल्चर का जो अपना कॉन्सेप्ट निकाला था वो 5 कंट्री को अध्ययन करके निकाला था। उसमें यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, मैक्सिको है, इटली है, जर्मनी। तो आपको ये पांचों याद रखना चाहिए। इसी तरह से अभी आपने देखा कि सी राइट मिल ने यूएसए के अध्ययन के बेसिस पे अपना पावर इलीट का कॉन्सेप्ट रखा। उसी तरह से रॉबर्ट माइकल जो है उन्होंने जो अपना आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची है वो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टडी के बेसिस पे किया। तो ये आपको ये सब पता होना चाहिए। रॉबर्ट माइकल ने जो बुक लिखा था जिसके बेसिस पे उन्होंने ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया था वो ये था, पॉलिटिकल पार्टी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्चिकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1911 में। ये बेसिकली आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन पूरे कंट्री में भी इसको लागू कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में कर सकते हैं। माइकल का कहना था कि अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर हैं वो बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, एक्चुअल जो पावर है वो कंसंट्रेट कर जाती है कुछ लोगों में, और इस तरह से जो है वो एक ओलिगार्ची में कन्वर्ट हो जाता है। भले ही कहने को बाहर से उसको आप डेमोक्रेसी बोलें या कोई भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलें, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलें, यही आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची है। अल्टीमेटली कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का चले जाना। रीजन एजर्सन, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज सक्सेसफुल ओनली इन यूएसए। अब इस तरह का स्टेटमेंट कैसे आप कह सकते हैं कि सही होगा? क्या आप कहेंगे कि दुनिया में कहीं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम सक्सेसफुल है ही नहीं? तो मेरे अनुसार से ये फॉल्स है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है ट्रू। तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। तो ये ऑफिशियल आंसर ट्रू है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ओनली नेशन विथ माइनर कंट्राडिक्शंस दैट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है क्योंकि यूएस की जो व्यवस्था है वो इस तरह की कुछ है, सोशल स्ट्रक्चर का लीजिए कि वो सपोर्ट करती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। उसमें उतना ज्यादा उतनी ज्यादा आप कह लीजिए हेट्रोजेनिटी नहीं है, या उतना ज्यादा उबाल नहीं है, या उतना ज्यादा डिस्टरबेंस कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन इसको भी उन्होंने ट्रू माना है और इसको कहा है बी, कि दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है जर्सन को एक्सप्लेन नहीं करता। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। इसे बहुत ही भ्रामक क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? ये आसान क्वेश्चन है, इजी, इसको पहले तो मार्क कर लीजिए। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, आपको पता है कि स्टेट और फेडरल दोनों सिटीजनशिप मिलती है। इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो है ही। ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल है। और स्विट्जरलैंड जो है पूरा एग्जीक्यूटिव है, वहां पे आपको पता है स्विट्जरलैंड में कि फेडरल काउंसिल होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं, वो मिल करके जो है वो शासन करते हैं। वहां कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, मतलब एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, 7 लोग मिल करके एक ग्रुप चलाते हैं। अब हम लोग जो है जून 2012 में प्रवेश कर रहे हैं, पेपर 3। पहला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आलमंड्स, वही गैब्रियल आलमंड, पॉलिटिकल सिस्टम मोस्टली रिजेंबल दोज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ। तो कहां से वो लेते हैं? क्वेश्चन यही है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम की परिकल्पना की है वो कहां से उन्होंने लिया। अगेन वो कहां से लेंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे तो वहीं से लेंगे ये। विच वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, और ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन भी है। Which one of the following has tried to give an essentially engineering orientation to human behavior? Very good question, स्टार क्वेश्चन है। देखिए ये आपको जानना चाहिए, इसमें कम्युनिकेशन थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल ड्यूस। तो कार्ल ड्यूस जो हैं उन्होंने एक बुक लिखा था द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 में, नर्व नसें गवर्नमेंट की, और उसमें उन्होंने जो है कम्युनिकेशन थ्योरी डेवलप किया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट इज नथिंग बट ए कम्युनिकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट इज कम्युनिकेशन। कैसे जो है डिफरेंट पार्ट जो गवर्नमेंट के होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो जनता से कम्युनिकेट करते हैं। डिसीजन इज नथिंग बट ए कम्युनिकेशन,
जो पब्लिक पॉलिसी है दैट इज नथिंग बट ए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के तौर पे वो देखते हैं और उसमें वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो साइबरनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम जो इंजीनियरिंग में यूज होती है, फीडबैक, चैनल कैपेसिटी, मेमोरी एंड ऑल, वही जो जो इंजीनियरिंग में होती है सब उसको उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के कम्युनिकेशन में यूज किया, कार्ल ड्यूस ने। इस बुक में वो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनका कहना है। ठीक है, तो ये गुड है, इसके बारे में और आप ज्यादा पढ़ लीजिए। कार्ल ड्यूस को जो है आप सिक्योरिटी कम्युनिटी थ्योरी उन्होंने दिया है, मतलब सिक्योरिटी कम्युनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्होंने दिया है कि कुछ कंट्री मिल करके जो है एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बना लेते हैं और आपस में वो पीस मेंटेन करते हैं। Who among the following interpreted functionalism as an alternative approach to Marxism? अब ये क्वेश्चन, चलिए इसका सीधा आंसर आप जान लीजिए और इसके बारे में ज्यादा और पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली जो है रंसीमैन यदि आप कह सकते हैं तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अपोज में ये बातें कर रहे हैं। फंक्शनलिज्म मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से आया हुआ है जिसमें कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर फंक्शन करता हुआ पाया जाता है, तो उसको वो डिराइड करने के लिए कहते हैं कि एक तरह का मार्क्सिज्म है। Who said that the structural functional approach was weak in change, the social process approach was weak in politics, and the comparative history approach was weak in theory? इस तरह क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट होता है कि इसको आप क्या बस जान लीजिए कि हटिंगटन ने कहा था। इफ यू विल लकी तो फिर से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। Who among the following identify political development with the institutionalization of political organization and procedure? अब देखिए ये जो है ये हटिंगटन, जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से जोड़ा जाए या मास मोबिलाइजेशन, ये दो वर्ड यदि आपको सुनाई पड़े ना, मास मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो आप हटिंगटन का आपको ध्यान आना चाहिए। हटिंगटन ने किताब लिखा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके, आगे मैंने कहीं पे दिया हुआ भी है, उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में कितना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशन में कितनी ताकत है कि मास मोबिलाइजेशन और जो सोशल मूवमेंट होती है उसको एब्जॉर्व करने की कितनी ताकत है, इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पता चलता है, उनका ये कहना था। Which one of the following approaches theories was first started as a critique of democracy and socialism? ये क्वेश्चन को मीडियम में आप रख सकते हैं, इसको भी मीडियम में रख सकते हैं। तो ये अभी तक जैसे इलीट थ्योरी का जब आपने सुना होगा वर्णन तो आपको लगा होगा कि वो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों को एक तरह से डेराइड करती है, रिडिकुल करती है इलीट थ्योरी, क्योंकि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो सोशलिज्म हो चाहे डेमोक्रेसी हो, अल्टीमेटली सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाती है, यही तो बात कहना है, तो उन दोनों को नकारते हैं वो। Who among the following divided the non-competitive party system into one party authoritarian, one party pluralistic and one party totalitarian? तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार ये आप जान लेंगे कि पालमबोरा और मैरन विनर ने जो है काफी काम किया है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, इन्होंने बुक लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे शायद, वैसे आपको ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें और जो ऑप्शन है वो तो और भी उत्पटांग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सेकेंड चैम्बर एज इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो चैम्बर होना मस्ट है, मतलब सेकेंड चैम्बर बहुत जरूरी होता है। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कि यदि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो एक जो चैम्बर होता है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वो जो स्टेट है, फेडरेटिंग यूनिट है स्टेट इंडिया में, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अमेरिका में सीनेट है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मस्ट होता है फेडरल सिस्टम में, तो ये आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं। Which one of the following books has a chapter on politics in India? Very very difficult question. इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछा ही जाता है कि आप बम्प्ड हो जाए। तो इसमें जो ये जो बुक्स हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। सिविक कल्चर जो है, आपको पता है ये सेकंड वर्जन है, रिविजिटेड है ये सिविक कल्चर जो है, आलमंड, गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्वा ने लिखा था। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये बुक
जो है वो कार्ल ड्यूस ने लिखा है। अभी आपने कार्ल ड्यूस को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका पूरा नाम था हाउ पीपल डिसाइड देयर फेट, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, 1970 की बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे मैंने बताया कि गैब्रियल आल्मंड ने इसको एडिट किया था, इसमें तो लिखा कई लोगों ने था, जैसे इसमें पावेल भी थे। तो उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में एक चैप्टर जो है वो पॉलिटिक्स इन इंडिया पे भी है। इसके अलावा एक बुक और है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, जो कि फिनकल ने लिखा है। तो ये सबको आप याद कर सकते हैं, आपको कभी काम आ जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। In which country all courts including all level of state court have the power of judicial review? आपको पता है कि इंडिया में जुडिशरी लाइक यूके इंटीग्रेटेड है। जो हाई कोर्ट है वो अलग से जुडिशियल रिव्यू नहीं करती है, जनरली वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो स्टेट लेवल कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में, चूंकि इंटीग्रेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। लेकिन यूएस में जो है, चूंकि वहां पे एक अलग तरह की फेडरलिज्म है, वहां स्टेट की जो कोर्ट है उनको सेपरेट पावर जुडिशियल रिव्यू का दिया गया है। तो ये अमेरिका हो गया। The Indian federal system differ from American federal system in respect of the following. A very good question है ये सब आप डिफिकल्ट भी नहीं है, मीडियम रख सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ये इंडिया और अमेरिका दोनों में, इसलिए ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो कि आपको दो से कम, केवल 4 भी है तो पढ़ना पड़ेगा। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर में अलग है, क्योंकि वहां पे रेसिडुअरी पावर मतलब जो पावर एकदम लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टेट के पास नहीं था। इंडिया में उल्टा है, सेंटर के पास नहीं था। और वहां डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट और फेडरल दोनों। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, तो 3 और 4, तो बी हो जाएगा। ये जो मैच करने का है इसको मतलब आसान है, ये सब इजी है, आप मैच कर लीजिएगा। आप एक से भी, इसमें यूजीसी नेट में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक यदि आप जानते हैं तो जनरली आपका क्रैक हो जाता है। तो जैसे आपको पता है कि फ्रांस में जो है मिक्स्ड है, पार्लियामेंट कम प्रेसिडेंशियल है। तो देखिए डी का 3, तो एक ही से आपका मैच हो जाता है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में आप देखेंगे तो ये नहीं कोई मेजोरिटी रूल, ये तो प्रेसिडेंशियल में भी हो सकती है, रूल ऑफ लॉ दोनों में होता है, डायरेक्ट इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक खासियत जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, और उसके ही ट्रस्ट पे चलता है, उसके ही कॉन्फिडेंस पे चलता है। जिस दिन लेजिस्लेचर चाहे उस दिन सरकार को गिरा दे। ये केवल पार्लियामेंट्री में होता है, प्रेसिडेंशियल में नहीं होता है। Which one of the following federal system was taken as a model by Casey Ware for judging other federal system? आपको पता है केसी वेयर ने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल कहा है। तो ये हमेशा जो है किस फेडरल सिस्टम से कंपेयर करते हैं? वो अमेरिकन से करते हैं। ये आप गेस कर सकते हैं, ये अमेरिका के हैं तो अमेरिकन से करेंगे। ये सब भी ये सब जो है जिस कंट्री के होते हैं जनरली वहां के सिस्टम को अपना आइडियल मानते हैं। इसमें कॉमन सेंस। रीजनलाइजेशन देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज सुटेबल फॉर मीटिंग क्राइसिस। ये ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है कि वहां प्रेसिडेंट बाईपास करके जो लेजिस्लेचर होता है बहुत क्विकली डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो इलेक्टेड होता है। द प्रेसिडेंट हैज ए फिक्स टेन्योर, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको कैसे एक्सप्लेन करता है आई डोंट नो। तो इसलिए बी इसका आंसर सही है। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2012 के पेपर 2 पे। The operational part of the general system theory in social science has been developed first in, अब ये एकदम मोस्ट ऑब्सक्योर डिफिकल्ट है। इसको ऐसे पढ़िए कि पहली बार जनरल सिस्टम थ्योरी सोशल साइंस के किस सब्जेक्ट में यूज किया गया? तो ये एंथ्रोपोलॉजी में यूज किया गया। ठीक है। Who among the following stated that a developing society in order to reach the goals of development would have to pass through the stages of political unification, industrialization, national welfare and abundance, affluence abundance जो कह लीजिए। तो यहाँ अगेन वही पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरिस्ट आ जाते हैं, केनेथ ऑर्गेन्स्की। ये सब जो है वो चेले थे, मतलब जो एलमंड ने जो बनाया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट, उसके सब प्रतिपादक थे कह लीजिए। तो इन्होंने एक बुक लिखा था 1965 में, स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्योंकि इसको इस तरह से लोग ट्रीट करते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो, या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन स्टेज में होती है।
पहले यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ। तो इन्होंने भी कहा, और यहाँ जाकर के आप वैसे ही बन जाएंगे मॉडर्नाइज जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड है या वेस्टर्न यूरोप है। तो इनका जो स्टेज था आप देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर नेशनल वेलफेयर, फिर उसके बाद एबंडेंस, और फिर मॉडर्नाइजेशन। तो ये ऑर्गेन्स्की का कॉन्सेप्ट, ये सब आप याद कर सकते हैं। उनके बुक को भी जरूर याद कीजिए, मैच करने में काम आएगा। Who said functionalism can indeed be interpreted, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक जगह पूछा गया था पहले, फिर पूछा गया, इसलिए आप इसको सीधे टिक मार सकते हैं। Which one of the following pair is not correctly matched? अब यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि लूसियन पाई को कैसे आप कहेंगे, इसका ऑफिशियल आंसर है ये, लेकिन क्या हम कह सकते हैं लूसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? लूसियन पाई वाज वेरी मच रिलेटेड विद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया, इन्होंने बताया था 3 कैरेक्टरिस्टिक दिया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। तो ये कैसे हो सकता है? वॉलस्टीन वॉल सिस्टम थ्योरी से जुड़े हुए हैं, थेडा स्कोपल जो इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़ी हुई हैं, कार्ल ड्यूस कम्युनिकेशन थ्योरी से जुड़े हुए। अभी अभी ही आप हम लोगों ने सब डिस्कस किया, इन सभी को डिस्कस किया है एक्सेप्ट थेडा स्कोपल। तो इसको पता नहीं, आप आगे खुद देख लीजिए क्वेश्चन मार्क। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 जो है एलीट थ्योरिस्ट हैं और उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से एक जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो पैरेटो ने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू और डेरिवेशन दिया, ये सही है। माइकल ने कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड दिया, वाइल जो उनका जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची था उसको करते हुए, तो ये भी सही है। गैसेट ने थ्योरी ऑफ मासेस दिया, यहाँ मैंने उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मिल्स ने जो है, जो पावर एलीट का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने पॉलिटिकल फार्मूला का नहीं दिया है, ये मोज़्का ने दिया, जिन्होंने रूलिंग क्लास को डिस्क्राइब करते समय बताया कि पॉलिटिकल फार्मूला एक मिथ है, नैरेटिव है, स्टोरी है, जो इम्प्लॉय किया जाता है रूलिंग क्लास द्वारा मासेस को बुद्धू बनाने के लिए और उनको हमेशा अपने अंडर में रखने के लिए, इसीलिए ये गलत है। अब यहाँ थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है कि रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। पैरेटो एक सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन जो भी डिसीजन लेता है जनरली अपने सेंटिमेंट ड्राइव के बेसिस पे लेता है, जो परमानेंट रूप से उसके अंदर मौजूद रहती है, एक परमानेंट काइंड ऑफ विल कह लीजिए, जो उसको डिसीजन लेने को प्रेरित करती है, और उसको उन्होंने रेसिड्यू बोला। इससे जुड़ा हुआ उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उसको रैशनली हम जस्टिफाई करते हैं कि ये डिसीजन रैशनल था, हमने सोच समझ के लिया था, तो उसको वो डेरिवेशन कहते हैं। तो ये आपको कहीं पता हो जाएगा, कहीं मतलब यूज हो जाएगा इसके लिए। इसके अलावा गैसेट की कई जो है कथन बहुत ही स्ट्रांग है, आगे एक आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये जस्ट पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी नाम का होता है, एक्चुअली उसमें भी इलीट का ही शासन होता है, पढ़ लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर डेवलप्ड आउट ऑफ द सर्वे ऑफ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 5 कंट्री का अध्ययन करके आलमंड और वर्बा ने 1963 में सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी थी, और वो कौन से 5 कंट्री थे? वो ये 5 कंट्री थे। तो आपको याद रखना चाहिए, इसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं है। अनइक्वल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन गिवन बाय, अनइक्वल एक्सचेंज डिपेंडेंसी थ्योरी का एक पार्ट है, समीर अमीन भी उसके पार्ट है। समीर अमीन ने यूरोसेंट्रिसिज्म वर्ड कॉइन किया था इन्होंने। अनइक्वल एक्सचेंज जो ग्लोबल लेवल पे होती है, जहाँ पे कि अनइक्वल एक्सचेंज क्या है कि आपके यहाँ से चीप रॉ मटेरियल और चीप लेबर, चीप रिसोर्सेज ले जाएं, और फिर आपको जो है उसी को तैयार करके मैन्युफैक्चर करके ह्यूज कॉस्ट पे बेचें। तो जो एक्सचेंज है वो इक्वल नहीं होती है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। Duverger classification of the party system derived from the experience of political party in, अब देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है जहां ये पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ने किस कंट्री में स्टडी करके अपने थ्योरी को डेवलप किया। तो डुवर्जर ने जो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो ये किया था, मास पार्टी, इलीट पार्टी, कैडर पार्टी, ये सब वेस्टर्न यूरोप के एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा जो साइकिल में है कि अमेरिका के बारे में आप सब कुछ जान लीजिए, उसके इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन यदि कहीं प्रॉब्लम हो जाए, मतलब कोई नहीं विन करे तो क्या होगा, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसे होता है, और इंडिया और अमेरिका के जो फेडरल स्ट्रक्चर उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ यदि आप देखेंगे एक प्रेसिडेंट के बारे में, तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि करेक्ट क्या है।
तो ये तो कर, और आप यहाँ पहले देख लीजिए कि 2 3 3 2 करेक्ट हैं, तो 2 या 3 करेक्ट हैं, तो ये तो करेक्ट है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम, करेक्ट है। ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज कैबिनेट, नो, ऐसा वहाँ कोई कैबिनेट सिस्टम नहीं होती है। ही हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, कभी नहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं कांग्रेस उससे। तो 1 एंड 2। दिसंबर 2012 में हम लोग पहुंच गए हैं पेपर 3 में। अब यहाँ पे देखिए बॉटम 5 आते हैं, जो कि अभी हम लोग ने देखा सिस्टम थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना उठपटांग है, इस पे आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये कहते हैं कि ये सिस्टम थ्योरिस्ट ने सिस्टम को कैसे डिफाइन किया है, और ये डिफिनीशन इतना जनरल है कि सब में जा सकता है। मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे इसका सही आंसर ए है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट ए फ्लो मॉडल, इसमें केवल इतना याद कर लीजिएगा कि ये सब सिस्टम थ्योरिस्ट हैं, दैट्स ऑल। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट ए फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बात आप जान लें कि फ्लो मॉडल जो है ये डेविड ईस्टन ने दिया था। ये सिस्टम है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो एक तरह का फ्लो है। इनपुट से सिस्टम में घुसता है, यहाँ प्रोसेस होती है, आउटपुट निकलता है, फिर फीडबैक है, फ्लो मॉडल है। तो ये डेविड ईस्टन ने दिया है। डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम जब भी आए तो आप एक नाम याद कीजिए, तो डेविड ईस्टन। आलमंड बोरोड मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ हिज अप्रोच फ्रॉम, कहाँ से उन्होंने लिया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली गैब्रियल आलमंड ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो अप्रोच लिया, बनाया, जो कि अगेन वो डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरी से लिया, उसके जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी थे, उन्होंने टालकट पार्सन जो सोशियोलॉजिस्ट थे, ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, उनके उन्होंने जो है सोशियोलॉजी के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डिवाइस किया था, उसको आलमंड ने पॉलिटिकल साइंस में लिया। वेरी गुड क्वेश्चन। Who among the following attach great importance to a balance between the principles of equality and capacity in political development? अब यहाँ केवल मैं आपको ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आप जाके नेट पे देख लीजिएगा। फ्रेड रिग्स, जिन्होंने की कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया था, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को यूज किया था समझने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको कि उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच नाम दिया था, कि कैसे जो लार्जर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। उन्होंने इंडिया का भी स्टडी किया था, तो उन्होंने इक्वलिटी और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कहा था। आप आगे और पढ़ लीजिएगा। Who among the following has connected culture with civilization? अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सैमुअल हटिंगटन ने बुक लिखा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, और उसमें उन्होंने जो है कल्चर और सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़ाई आगे होगी वो कंट्री के बीच में नहीं होकर के वो सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का। उन्होंने वहां ये भी कहा था कि जो वेस्ट का जो सिविलाइजेशन है और ईस्ट का, उसके बीच में टेंशन हो सकता है, तो वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो सकता है। हटिंगटन। Who among the following is associated with the will and capacity approach to the study of political development? बस एक बार आप याद कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं इसमें। हालपर्न जो है, हालपर्न, मैनफ्रेड हालपर्न, इन्होंने एक बुक लिखा था द रेट एंड कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे किस रेंज में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने डीप तक जा रहे हैं और कितना वाइड रेंज है। हालपेन, हटिंगटन ने भी लिखा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके, देन लुसियन पाई, डेवलपमेंट सिंड्रोम, गैब्रियल आलमंड, जो कि एक तरह से शुरुआत उन्होंने किया, देन ऑर्गेन्स्की का आपने देखा, अभी आगे रोस्टोव का भी देखेंगे। तो कई कई जो थ्योरिस्ट ने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, उस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने अपने जो आपके लिए मैं एक गाइड भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक टेबल आज ही बनाया है, जिसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जगह पे आपको सारे ये जो बातें मैं कह रहा हूँ वो एक जगह दिख जाए। वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। मतलब बेसिकली ये लाइन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो जो जुडिशरी इंटरप्रेट उसको ऐसे करती है। ये कहाँ पे लागू होता है? ऑफ कोर्स इंडिया में होता है और यूएसए में होता है, क्योंकि वहां पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए 1 एंड 2। Who among the following has associated the origins of political parties with three theories? Institutional, historical crisis theory and developmental theory। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है लाभ पालम्बोरा एंड मैरिन वेनर, जिन्होंने की बुक लिखा था पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट।
ये मैंने आपको बताया भी है। मैरियन वेनर और पलम्बोरा ये भी जो है सब एलिमेंट के चेले जैसे थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पे काफी काम किया, बस याद कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन, इसमें मैं बिग क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मेरे अनुसार से प्रॉब्लम इसमें ये है कि देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें ऑफिशियल आंसर के थ्रू। यहाँ पे टोरीज इन इंग्लैंड आर नोन एज कंजर्वेटिव, ये ट्रू है, सब जानते हैं। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ पास्ड बाय फेडरल लेजिस्लेचर। तो ये भी जो है इसको अभी होल्ड कर लीजिए। द कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड इन यूएसए, ये टेक्निकली सही है कि वहां पे बैन किया गया है। अ, मतलब टेक्निकली वैसे कोई बैनिंग 1954 में एक एक्ट के थ्रू जो है उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन उस पर कभी ठीक से कोई लागू नहीं किया और कई स्टेट में कोर्ट ने उसको नहीं माना है। लेकिन टेक्निकली अभी वो लॉ हटाया नहीं गया है। अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी टेक्निकली बैन है। टेक्निकली मैं वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि ये भी करेक्ट है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, sorry, ये correct. The Constitution of India on the date of its commencement did have a provision that the advice of the Council of Ministers would be binding on the President. ये correct नहीं है, no, not correct. क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इंडिया में, तो आर्टिकल 74 जो है वो सिंपली कहता था कि एक there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in exercise of his function, इतना ही कहता था। लेकिन बाद में 72nd अमेंडमेंट 1976 में मिसेस गांधी ने जो है एक वर्ड इंसर्ट कर दिया इसमें, सेंटेंस कह लीजिए कि ही विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो इसलिए ये चीज जो है ये गलत है। अब यदि ये गलत है मान लीजिए, तो आप ये देखिए कि 2 और 4 जो है इसमें आपका वो करेक्ट है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट करेक्ट। तो 2 और 4 जिसमें होगा वो करेक्ट नहीं होगा। अब 2 2 2, तो सब में 2 जो है खत्म हो गया, तो इसका मतलब 1 एंड 3 जो है वो होना चाहिए। इसका मतलब 1 जो है नॉट करेक्ट है और 3 जो है नॉट करेक्ट है। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए। आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज इनिशियल, लेकिन अभी हम लोगों ने आपके साथ, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि 1 एंड 3 इज नॉट करेक्ट, एक तरह से सही है। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वाज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। There can be no comparison between the position of number 1 and number 2, number 3, number 4. Who said this about the British Prime Minister? आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जो है इंटर पैरिस इक्वल जिसको आप कहते हैं, अ, ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह से आप नेट पे। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल अमॉन्ग, मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। तो लेकिन विंस्टन चर्चिल का कहना था कि ये सब बेकार की बात है, कि ही इज नॉट फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बीच में इतनी ज्यादा गैप हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। प्राइम मिनिस्टर बाय फार द फर्स्ट, तो ये चर्चिल का कहना था। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ए बी, वंस द लीडर रीच द पिनाकल ऑफ पावर, ये रॉबर्ट माइकल का कहना था जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची उन्होंने दिया था। वंस द लीडर रीच द पिनाकल ऑफ पावर नथिंग कैन ब्रिंग हिम डाउन। The majority, reason उन्होंने दिया था, the majority of human beings according to Michael are apathetic, indolent and slavish. अब इन्होंने इसको जो है ए कहा है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है सही है, लेकिन मतलब इस टाइप का वेग स्टेटमेंट क्यों देते हैं, उससे क्या निकल के आता है, आई डोंट नो। ठीक है, दोनों सही लगती है, लेकिन वो कैसे एक्सप्लेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पैरेटो ने जो है सर्कुलेशन ऑफ एलीट दिया, ये सही है, आपको पता है। मोज़का ने थ्योरी ऑफ द मैसेज नहीं दिया था, गैसेट ने दिया था। अभी तक आप समझ गए होंगे, याद आपको होने लगा होगा। माइकल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था मास माइंड का और ओलिगार्ची का, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, और गैसेट ने नहीं दिया था, ये मोज़का ने दिया था पॉलिटिकल फार्मूला। तो इसीलिए इसमें 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 नॉट, नॉट है तो 2 एंड 4। Which of the following countries have dual citizenship?
नेशनल सिटीजनशिप अभी आप हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप देखिए इसमें कॉमन सेंस है, आपको पता है कि इंडिया में नहीं है, तो जो जो इंडिया जिसमें है उसको काट दीजिए, इंडिया काट दीजिए, तो बच गया स्विट्जरलैंड, यूएसए। यूके में नहीं है, आपको पता है, वहां इंटीग्रेटेड सिटीजनशिप है, वहीं से तो हम लोगों ने लिया है, तो इसलिए एक ही बच गया। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप आंसर को क्रैक कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? द यूएस प्रेसिडेंट कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। नहीं, केवल दो ही बार मतलब कर सकते हैं, एक बार और, एक बार द प्रेसिडेंट है तो ओनली वंस मोर, तो टू टाइम्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट, भेज सकते हैं पार्लियामेंट को इंडियन प्रेसिडेंट। 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर, नहीं 1/3 रिटायर करते हैं, तो रॉन्ग है। और रेसिडुअरी पावर रेस्ट विथ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सही है। तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा निकलेगा। तो 1, 2 and 3, US president can seek election to the office of president to any number of time are not correct. What is this? Not correct. 1 and 3 are not correct. अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा इसका ऑफिशियल आंसर क्यों इस तरह से दिए गए। द इलीट थ्योरी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन, इलीट थ्योरी जो है सबसे पहले सेंट्रल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में हुआ था, खास करके इटली उसका गढ़ था। गैटिनो मॉज्का, विल्फ्रेड पैरेटो एंड जो और थर्ड हम लोगों ने किसका देखा, रॉबर्ट माइकल, इवन गैसेट, ये सारे लोगों ने जो है काम किया वो यूरोप के में किया, और बाद में जो है यूरोप से इट वाज ट्रांसपोज टू यूएसए, यूएसए ने बाद में पिकअप किया इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप, अमेरिका में यदि आप देखें तो एक जो मेजर नोटिसेबल मिलते हैं इलीट थ्योरिस्ट वो हैं सी राइट मिल्स। आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अब हम लोग पहुंचे हैं जून 2013 के पेपर 2 पे। Which one of the following statement is true? Behavioralism is based on stimulus response paradigm. Post behavioralism consists of 17 अब देखिए जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, काफी डिले हो जाएगी, तो यहाँ पे आप अटक जाएंगे, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म को 7 जो है ये डेविड ईस्टन ने दिया था, 7 क्रीडो कहा था, और इसमें से आपको एक ही ट्रू जानना है। तो जब एक आपको मिल गया तो यहीं रुक जाइए, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज यूनिलिनियर प्रोसेस? अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जितने भी थ्योरीज थे वो एक यूनिलिनियर एक पाथ पे आगे बढ़ता हुआ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हटिंगटन उसको काटते हैं, वो बुक लिखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डीके। उनका कहना है कि इस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इस तरह से होती है। नोशन ऑफ अनइवन डेवलपमेंट वाज ए रिस्पांस टू 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कॉमन सेंस क्वेश्चन ये सब है, ये सब आप सोच सकते हैं कि जो अनइवन डेवलपमेंट होगा तो वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर होगा, तभी तो आपको कोई डोमिनेंट होगा, कोई एक्सप्लॉइटेड होगा, कोई कोर होगा, पेरिफेरी होगी। अब यहाँ पे आप इसको मिला सकते हैं काफी, क्योंकि पॉल स्वीजी अभी आपने पढ़ा है मोनो कैपिटलिज्म, तो आप डी को 4 से मिलाएंगे तो केवल एक ही मिलेगा, बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिए। आपने समीर अमीन को भी देखा अभी डिपेंडेंसी थ्योरी से, तो काफी आप इसमें मिला सकते हैं, ये सब डिपेंडेंसी थ्योरी के थ्योरिस्ट हैं। Who among the following is associated with institutional approach? आप केवल इन सबको याद कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के एक बहुत बड़े ज्ञाता जो हैं जैम ब्राइस हैं। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। कार्ल ड्यूस जो है वो निगेटिव फीडबैक, अभी आपने देखा कम्युनिकेशन थ्योरी उन्होंने डेवलप किया था, तो नॉट करेक्टली मैच ही कर रहे हैं। इनफैक्ट एडवर्ड सील ने जो है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची का कॉन्सेप्ट दिया था अपने डेवलपमेंट थ्योरी को में देने में, उन्होंने 5 स्टेज बताया था, उसमें से मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची भी आगे हम लोग देखेंगे भी। लूसियन पाई ने आपको पता है डिफरेंशिएशन की बात की थी, तो ये तीनों ही जो है वो उल्टे सीधे मैच्ड हैं, इसलिए 2, 3 और 4 केवल ये सही है। डेविड ईस्टन जो अपनी सिस्टम थ्योरी में रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करते हैं। व्हाट इज कल्चरल ड्यूलिज्म? ये क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे, मैं आगे अब टाइम अभी नहीं ये कर रहा हूँ, काफी डिले हो गई है, तो आप कॉमन सेंस से आप देखेंगे कि यही है डुएल, कल्चरल ड्यूअलिज्म मतलब एक कंट्री में दो कल्चर दिखे, ए स्मॉल इलीट इज मॉडर्नाइज्ड व्हाइल द वास्ट मेजॉरिटी रिमेन इन रिजिड एस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ ट्रेडिशन। एस्क्रिप्टिव मतलब जो बर्थ बेस्ड होती है, जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं, तो ये कल्चरल ड्यूअलिज्म है। कॉमन सेंस क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन एलिमेंट। ये एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये कई जगह पूछा जाता है। और इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है, डेविड ईस्टन से इन्होंने सिस्टम थ्योरी लिया। ये सिस्टम है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट फंक्शन जो होते हैं 5 उन्होंने कहा था। आउटपुट फंक्शन रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन है। और इनपुट फंक्शन में ये पांचों है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट होती है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेट होता है, फिर इंटरेस्ट एग्रीगेट होता है, और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है। इसको क्रम आप देखेंगे तो बी में मिलता है आपको। इसको बस याद कर लीजिए एलिमेंट का, ये इनपुट फंक्शन को कैसे उन्होंने अरेंज किया था। फाइनली हम लोग जून 2013 के पेपर 3 में पहुंच गए हैं। ये लास्ट साइकिल है जो अभी हम लोग इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेवल रीजन। देखिए, फॉर डेनियल बेल देयर इज एंड ऑफ आइडियोलॉजी। आपको पता है इन्होंने 1960s में बुक लिखा था एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। बेसिकली उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रैंड आइडियोलॉजी के दिन हैं वो लद गए हैं। अब जो है कोई बहुत बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी की बात करना बेमानी है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। वो जो भी आइडियोलॉजी डेवलप करने थे कि समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट बेस्ट कैसा होना चाहिए, वो सब तय हो चुका है। अब स्मॉल बस एडजस्टमेंट होगी। एंड ऑफ हिस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट, देयर इज दिस इज टू वैलिडेट ए सिंगल आइडियोलॉजी एंड टू डिस्क्रेडिट एवरी अदर। ऐसा ये नहीं था कि उन्होंने कोई डिस्क्रेडिट करने के लिए नहीं कहा था। तो उसको आप फॉल्स कर लीजिए, तो इसको आप सी हो जाएगा। आपको पता है structuration is a concept in a way of analyzing the relationship between structure and actor was suggested by। ये वैसे तो इसका आंसर चलिए एंथनी गिडेंस है। एंथनी गिडेंस एलएसी में पढ़ाते भी थे, इंग्लैंड के थे। लेकिन स्ट्रक्चरेशन क्या है ये आपको जानना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को। स्ट्रक्चर कहते हैं सोशल साइंस में वो समाज के सारी व्यवस्थाएं जिसमें हम लोग रहते हैं। जैसे मैरिज एक स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, आर्मी है। सामाजिक व्यवस्था स्ट्रक्चर है। और हम ह्यूमन के बीच में अपनी एजेंसी है, अपनी हम सब्जेक्टिविटी है, अपनी फ्री पर्सनालिटी है, उसको एजेंसी कहते हैं। हमें ताकत है एक व्यक्ति में कि वो समाज की व्यवस्था से टकरा जाता है। तो व्यवस्था और आदमी के बीच की जो टक्कर है वो स्ट्रक्चर और एजेंसी की टक्कर कहलाती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। अब यहाँ स्ट्रक्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट था गिडेन का, वो ये कहता था कि इसमें कोई डुअलिटी नहीं है। जो आदमी है और जो समाज की व्यवस्था है वो दोनों एक दूसरे कंस्टिट्यूट करते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है वो ह्यूमन एजेंसी से ही बनती है। और एक समय में यदि ह्यूमन एजेंसी से को बहुत वो बांधती है व्यवस्था, तो ह्यूमन एजेंसी उस व्यवस्था में चेंज कर लेता है और फिर वो वही व्यवस्था बन जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर और एजेंसी को मिलाने का, वो एंथनी गिडेंस ने किया था। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टी के थ्योरी हैं और प्रोपाउंडर हैं। यहाँ इसको आप पकड़ सकते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन हो जाता है कि यदि आपने साटोरी का पढ़ा है तो उन्होंने स्पेशियल थ्योरी दिया है। कैसे आइडियोलॉजिकली जो है पार्टी कितने सेपरेटेड है, इसके बेसिस पे उन्होंने पार्टी सिस्टम को बांटा है। तो बी का यदि 1 देखेंगे तो आपको इससे पकड़ में आ जाएगी, बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आलमंड, आप समझ रहे हैं गैब्रियल आलमंड कितनी बार आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड, विच वन इज नॉट ए कंडीशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, एडिक्वेट रिस्पांस टू चैलेंज, कॉन्ग्रुएंट डेवलपमेंट ऑफ द अदर सोशल, ये सब है। लेकिन ये चीज की ओवरलैप होगा एक स्टेज दूसरे से, जनरली जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरी में नहीं है। कुछ जगह पे लोग मानते हैं, हंटिंगटन मानते हैं, लेकिन जनरली ये है कि ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो कॉमन सेंस से आप इसको काट सकते हैं। कॉमन सेंस क्वेश्चन, यदि आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ा है तो। कॉर्पोरेटिज्म इज एन अप्रोच दैट इज सेंट्रली कंसर्न्ड अबाउट, अब इसको पढ़ लीजिएगा। कॉर्पोरेटिज्म हेगल ने दिया है। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में जो एक तरह का प्रोफेशनल गिल्ड जैसा, जिसके मेंबरशिप जो है आपको प्रोफेशनल किसी कार्य करने के चलते मिलता है। तो इट स्ट्रेसेस द स्टेट एंड सोसाइटी इंटरेक्शन, स्पेशली द रोल ऑफ सोशल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। ठीक है, एक तरह का वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल पॉलिसीज को, एक तरह का वो प्रेशर ग्रुप भी बन जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी बन जाते हैं। तो कॉर्पोरेटिज्म एक व्यवस्था है जिसमें कि जो
पीपल हैं वो ऐसे ग्रुप में विभाजित हैं जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, जो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और वो स्टेट में के पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सब सोशियोलॉजी से आती है। अगेन ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये आप जानते हैं कि एंथनी डॉन्स जो हैं, इन्होंने बुक ही लिखा है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ बुक लिखा हुआ भी है। तो ए का वन यदि आपको पता है तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। फिर तो आप जो है आपको पता है कि आलमंड एंड सिटी भरवा ने जो है सिविक कल्चर लिखा है, तो उससे भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चूंकि एक ही से क्रैक हो जाती है इसलिए आसान है, बाकी तीन को आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कब इमर्ज हुआ ये पूछ रहा है। तो ये अब थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है कि ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं कि वहां आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो व्यवस्था आई थी उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात बनी कि स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट जो है हैंड टू हैंड साथ मिल करके काम करें। Which one of the following is not a feature of the bipolar party system? आपको पता है ये सार्टोरी का दिया हुआ है बाइपोलर पार्टी सिस्टम। इसमें स्पेशियल डिस्टेंस जो है अच्छा खासा है, दो पोल बन जाते हैं, उसके इर्द गिर्द दो पार्टी या पार्टी की ग्रुप जो है वो अलाइन हो जाते हैं। तो और ये जो है इसका इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या इसका फीचर नहीं है बाइपोलर का। तो आप जब सबको पढ़ेंगे तो देखेंगे कोलिशन गवर्नमेंट का भी हो सकता है क्या। जब बाइपोलर होगा तो कोलिशन नहीं होगी, मल्टीपोलर होने पे ही कोलिशन होती है। बाइपोलर होगी तो कोई एक को मेजोरिटी मिलेगा, क्योंकि दोनों मिल करके सत्ता नहीं चलाएंगे तो फिर नेशनल गवर्नमेंट हो जाएगी। इन द इलेक्टोरल स्टडीज रैशनल चॉइस मॉडल हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर विच इज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे फिर एंथोनी डॉन्स आ जाते हैं, जिन्होंने कि अभी आपने देखा कि बुक लिखा था एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अभी आपने देखा। तो इसको आप गेस भी कर सकते हैं क्योंकि वहां से आपको ये आइडिया मिलेगा कि एंथनी डॉन्स ने यूज किया होगा रैशनल चॉइस मेथड को डेमोक्रेसी में। कन्वीनियंस थ्योरी बिटवीन एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। यहाँ स्पेलिंग भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये हर्बर्ट मार्क्यूज ने दिया था, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल एसे सॉरी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी के एक थिंकर हैं हर्बर्ट मार्क्यूज, इन्होंने ये सब बुक लिखा है, आप इस बुक को याद भी कर लीजिए। तो ये एक तरह का समझ लीजिए कि मार्क्यूज का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि दोनों का घालमेल दिखता है, एडवांस कैपिटलिज्म और डेवलप्ड सोशलिज्म। कन्वेंस मतलब ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो ये थ्योरी जो हर्बर्ट मार्क्यूज ने दिया है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। Who among the following elite theorists said, a man is effective in society as a whole, not so much because of his individual qualities as because of the social energies which have been deposited in him by the mass। ये ऑर्टेगा गैसेट ने कहा था, जिसका कि कुछ एक्सेप्ट मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। उसके उनके कोट काफी बहुत स्ट्रांग है, उसमें से एक ये है। मतलब ये बेसिकली क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो है वो कोई खास इफेक्टिव नहीं हो जाता समाज में बहुत ज्यादा। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है या हिटलर है, मतलब बेसिकली इस इनका कहना है कि हिटलर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा इस टाइप का आदमी स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विंस्टन चर्चिल हो, उस समय में सोसाइटी ने अपनी कितनी सोशल एनर्जी उस व्यक्ति में निहित कर दी है, उसी से उस व्यक्ति का पावर बनता है। अदरवाइज क्या है, आपको याद कीजिए कि वर्ल्ड वॉर टू में विंस्टन चर्चिल ने हरा दिया मतलब पूरे जर्मनी को, और इतना बड़ा हीरो बन गया, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें वो हार गया, और उसके बाद उनको एक बहुत ही एकाकी और दुखी जीवन जीना पड़ा उसी विंस्टन चर्चिल को। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच भी है। What is the correct chronological sequence of Edward Seal's category of political system? अभी आपने एडवर्ड सील का देखा कि मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची से हम लोगों ने मैच किया। इन्होंने 5 तरह का जो है कैटेगराइज किया था पॉलिटिकल सिस्टम को, जो ऐसे बढ़ता है। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर ट्रेडिशनल ओलिगार्ची होती है, फिर मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्ची होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक स्यूडो डेमोक्रेसी में, ट्यूटलरी डेमोक्रेसी, और फिर एक्चुअल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है। यही स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एडवर्ड सील के अनुसार। तो ये 1 2 3 4 जो है नीचे से समझ लीजिए, इस टाइप से थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए था। ऑर्टेगा ने लिखा था द रिवोल्ट ऑफ द मासेस 1929 में, थ्योरी ऑफ मास इन्होंने दिया था। समीर अमीन अगेन वही आते हैं जो यूरोसेंट्रिज्म, अनइक्वल एक्सचेंज, डिपेंडेंसी थ्योरी। So Samir Amin argued that Marx foresaw no colonial power would be able to continue for long.
द लोकल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब कि कॉलोनियल पावर जो है ना एज ए कैपिटलिस्ट पावर, वो बहुत देर तक लोकली डेवलप नहीं कर पाएंगे कैपिटलिज्म को फॉरेन कंट्री में। क्यों? दिस वाज बिकॉज ए डेर्थ ऑफ नॉलेज ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि नॉन यूरोपियन सोसाइटी के बारे में इनको नॉलेज बहुत कम होती है। इसको ए कहा गया है, बस आप जान लीजिए कि ये दोनों सही है, एक्सप्लेन करता है, मान लीजिए, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएस प्रेसिडेंट आर ट्रू? अब यहाँ देखिए कितनी बार पूछा जा रहा है, तो यूएस प्रेसिडेंट के बारे में, द यूएस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन करेक्ट है, और यहाँ आप देखिए तो 3 करेक्ट है, इसका मतलब केवल हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो यूएस प्रेसिडेंट कैन सीक री-इलेक्शन ओनली वंस, यस। ही कैन बी इम्पीच्ड फॉर ट्रीजन, ब्राइबरी, अदर क्राइम, यस। एट द इम्पीचमेंट ट्रायल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिजाइड, ये भी सही है। बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी फ्रॉम सेम स्टेट, नो। तो इसलिए 4 इसमें केवल रॉन्ग है, 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 दोनों एक स्टेट के नहीं हो सकते हैं बाय कन्वेंशन। The politics of sex is no longer on the fringe of politics, but it is a central concern for policy and lawmaker. Which category will this issue be placed under? अब ये कहा जा रहा है कि सेक्स का जो मामला है, कि सेक्स जो है फ्रिंज ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं रहे, मतलब फेमिनिज्म भी आए, वो कहाँ आएगा? तो ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल कल्चर का ये पार्ट है। बाकी जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर से रिलेट करता है कि वुमेन को क्या दर्जा देना है पॉलिटिक्स में। अब ये क्वेश्चन में मैं बिग क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कोशिश सेटर ने बहुत अच्छी की थी कि ये एलमंड का दिया हुआ है टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, और ये इंडिया में जो कुछ संस्थाएं हैं उनको इसमें बिठाने की बात है, लेकिन ये इतना गड़बड़ कर दिया है कि आप इसको जस्ट देख लीजिए। इसका आंसर बी है, अब आगे आप पढ़ लीजिएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल मैंने दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात है, तो इसको याद कर लीजिए, शायद कहीं आपको हेल्प हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इन सब मेथड से हमसे जुड़िए, एंड बी रिमेन सेफ एंड टेक केयर, बाय।